कंधे पे ले जाते हैं। आज भी 4 ऐसे गांव हैं जिनके पिछले 1 हफ्ते में आपने ट्रांसफार्मर्स की रिपोर्ट कवर की है। ये है डिजिटल इंडिया। मैं आपको इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये है विश्व गुरु। इसलिए आज से ये इस कालाकोट को सुंदर बने की जनता का खादिम ये प्रण करता है आपके मंच के माध्यम से। आने वाले वक्त में हालात जरूर बदलेंगे और जो नेग्लेक्टेड एरियाज हैं उन एरियाज को जो है डिफरेंट स्कीम्स के अंदर प्रपोज किया जाएगा। वादा करके जाता हूं। कबीर साहब, कैसे डेवलपमेंट होगी? फ्लड आए हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। काफी रोडें जो है वो बह कर नीचे चली गई है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो चाहे पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट हो, उनके कान तक जो नहीं रेंग रही। डिपार्टमेंट को तस से मस नहीं है। कई बार मैंने भी ग्राउंड रिपोर्ट की है, आपने भी देखी होगी, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो। कैसे डेवलपमेंट होगी कालाकोट के अंदर? कालाकोट के अंदर अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसी पंचायत है जो सन 47 की जिंदगी जी रहे हैं। कई बार हम देखते हैं ट्रांसफार्मर अपने कंधे पे उठाया हुआ है। पानी की अगर बात करें तो हमारी माएँ बहनें जो है पानी लाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं। कोट काबू चिरिंगल का इलाका, मैंने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की। लोगों को पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। त्रिड़ुक के अंदर लोगों को पानी की समस्या है। कुरलियां के बाजी मोड़ के इलाका में पानी की समस्या है। लेकिन ये समस्या का हल कब तक होगा? ये लोग पिछले 70 साल से आज तक जूझते आ रहे हैं। न ही मोटरें हैं, अगर पाइपें बिछाई तो वो स्कीमें डेड हो गई। एक ग्राउंड लेवल का सर्वे कीजिए। यहां जो पॉलिटिकल लीडर है वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट कर रहा है। जनता के बाहर में जनता की कोई फिक्र नहीं है। अरे पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो लोगों से प्रमोट होगी। बिल्कुल। एक अकेला लीडर जो है वो पार्टी नहीं बना सकता। गोरसी साहब, ये पॉलिटिकल स्टंट है और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये लोग जो है इस तरह का कल्चर बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे कालाकोट और सुंदरबनी के जो आम वोटर और आम नागरिक है, आम जनमानस है, उन लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी किसी को अपना मैंडेट दे करके या पावर दे के हमारी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं होती है। हमने कम से कम उन पॉलिटिकल पार्टी या उन लीडर्स को जिनको यहां से सत्ता थमाई है, उन लोगों से यहां ग्राउंड के ऊपर डेवलपमेंट भी करानी है और पाई पाई का हिसाब लेना है। मेरे साथ इस वक्त कंटेस्टेड एमएलए कबीर अहमद कसाना जी मौजूद हैं, जिन्होंने इलेक्शन तो कॉन्टेस्ट किया था इस मैदान में आकर, लेकिन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद इस फील्ड से गायब हो चुके थे। काफी वक्त के बाद, लगभग 2 साल के बाद हमारी आज मुलाकात हुई है। कबीर अहमद कसाना से बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आपका। इलेक्शन जब था 2024 में तो आप फील्ड में आए थे, लेकिन उसके बाद कहीं यकदम ही गायब हो गए। कहाँ गए कोई आता पता नहीं। लोगों की क्या स्थिति है, क्या काम काज हो रहे हैं, कहाँ गायब थे? गोरशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने इन ओपनिंग रिमार्क्स जो है, आपने जो प्रश्न जो रेज किया है, जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि असेंबली इलेक्शन 2024 के बाद लगभग 1.5 साल होने को है। तो उसके बीच में मैं भी गायब रहा और भी कुछ लोग होंगे, लेकिन मुझे किसी के ऊपर किसी तरह की टिप्पणी करना बेहतर नहीं है। तो मैं अपनी बात करना ही बेहतर समझूंगा। तो इसके पीछे सर्कमस्टांसेस ये रहे गोरसी साहब, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस पॉलिटिकल फील्ड के अंदर आना नहीं चाहता था। मेरा डे वन से एक विजन, एक ख्वाब था, सोशल एक्टिविज्म, पब्लिक की खिदमत करना, लोगों के खादिम बन के चलना। लेकिन कुछ हालात ऐसे थे कि 2024 का जो असेंबली इलेक्शन था उसमें मैंने एज ए इंडिपेंडेंट कंटेस्टिंग कैंडिडेट के तौर पर सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद आज तक लगभग 1.5 साल हो रहा है। इलेक्शन के बाद सरकारें बनी और भी बड़ा चेंजेस हुए, लेकिन बीच में मैं
जो बीच का ये जो पेस था, इसके बीच में मैं एब्सेंट रहा, पब्लिक के बीच में नहीं जा सका। उसकी जो मेन वजूहत है, जो मेन मेजर प्रश्न जो आपने यहाँ पे रेज किया है, और बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स भी मेरे को आए हैं और कुछ एप्रीहेंशंस भी हैं लोगों के। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से, आपने मुझे यहाँ मंच अगर दिया है, तो मैं अपनी बात आपके मंच के माध्यम से रखना चाहूंगा कि मेरे एब्सेंट होने के, पब्लिक के बीच में ना रहने के दो मुख्य कारण हैं, दो मेजर काजेस इसके पीछे ये हैं, दो मेजर फैक्टर हैं। सबसे बड़ा कि मैं इस पॉलिटिकल फील्ड के अंदर, एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर, जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आना चाहता था। मेरा एक ही मकसद था कि पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना या एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट को अवेल करना, ये मेरा मंशा थी और विजन था 2024 के अंदर। लेकिन 1.5 साल के अंदर जो मैंने हालात, परिस्थितियां और वक्त जो देखा है, तो आज आपके मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से कबीर अहमद कसाना जो है 1 जून 2026 से एक्टिव पॉलिटिक्स में है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आज आ गया है। उसके आगे कारण क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 साल पहले भी तो आप इस पॉलिटिक्स में आए थे, लेकिन उसके बाद फिर बीच में गायब हो गए। अब फिर आप वापस कह रहे हैं कि हम वापस आज से शुरू होने जा रहे हैं। जो पीछे का गैप था उसको भरपाई कौन करेगा? किस देखिए तरह देखा जाएगा? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आपने यहाँ पे रेज किया है। मैंने आपको इन ओपनिंग रिमार्क में कहा कि मेरा पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर आना कतई मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था डे वन से। तो फिर क्या मजबूरी क्या रही, आने की मजबूरी क्या रही? लेकिन पिछले 15 से लेकर 20 साल का जो मेरा सोशल एक्टिविज्म का जो एक्सपीरियंस था और जो मेरी मेहनत थी लोगों के बीच में, वो लोग बताएंगे आने वाले समय के अंदर। और जो वो मेहनत मैंने की है उसको कहीं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लोगों की और खिदमत करना चाहता था। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बीच में बने हैं जिसकी वजह से मैं सोशल एक्टिविज्म से आज पॉलिटिकल एक्टिविज्म में और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और एक्टिव पॉलिटिक्स में आज से जो है मेरा सफर जो है इतिहास और हिस्ट्री आज से शुरू हो रही है। पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट में थोड़ा ही फर्क है। वहां पे भी लोगों की खिदमत करनी है, एक्टिविज्म में भी और पॉलिटिक्स में भी। क्या पॉलिटिक्स में लोगों की आप खिदमत नहीं कर पाए जो आपको एक्टिविज्म छोड़कर दूसरे साइड पॉलिटिक्स में आना पड़ा? देखिए मेरी बात सुनिए, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड दिस इज ए वेलफेयर स्टेट। इसमें आप किसी को बाधित नहीं कर सकते कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर कहीं सोशल जो प्लेटफॉर्म है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सोशल वे है, अगर उसमें एक व्यक्ति जो है वो उस मंशा से, उस ताकत से पब्लिक के नाम काम नहीं कर पाता, तो डेफिनेटली उसको एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना होगा जिससे वो भी काम कर पाए जो आज तक नहीं हो पाए उससे। इसका ये मुख्य कारण है। कबीर साहब, 2 साल हो गए जम्मू कश्मीर की सरकार बने हुए। अब थोड़ा हम उस तरफ भी जाएंगे, सरकार की तरफ। हमारे भी यहाँ पर विधायक जीते हैं और भी असेंबली में बहुत सारे लोग जीते हैं। क्या जिस तरह से कामकाज जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होने चाहिए थे, क्या उस हिसाब से कामकाज हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर? आपका तो एक बहुत बड़ा बैकवर्ड इलाका माना जाता है, हर चीज की वहां पर परेशानी है, चाहे स्कूल की हो, पानी की हो, बिजली की हो, सड़क की हो, बहुत ज्यादा खस्ता हालत है। क्या उस तरीके से, उस लिहाज से काम हो रहे हैं कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर? देखिए गोरसी साहब, अगर डेवलपमेंट वाकया ही एक पेस के साथ चलती, एक स्पीड के साथ स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट यहाँ पे होती, तो आज मेरे और आप जैसे या अन्य जो युवा हैं उनको अपने यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम छोड़ करके आज पॉलिटिक्स में ना आना पड़ता। जिस तरह से, जिस पेस से जम्मू कश्मीर के अंदर विकास होना था, डेवलपमेंट होनी थी, उस स्पीड के साथ, उस रफ्तार के साथ यहां पे डेवलपमेंट नहीं है, जिसके कारण
आज मेरे और आप जैसे और अनेक युवा आज मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहते हैं, और उसका मेन और जो मेजर काज है वो है पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। मैंने डे वन से जिस दिन मैंने नॉमिनेशन पर पेपर फाइल किया था, तो मैंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर पहला बिंदु लिखा था, एबोलिशन ऑफ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। आप मुझे बताइए, छोटे से कैपेक्स के प्लान के अंदर भी पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है? आप पत्रकार लोगों को भी ये सवाल जो है, जो लोग सत्ता में यहां पे बैठे उनको पूछना होगा कि आप किसी का चेहरा देख करके, क्या इसने मुझे वोट दिए हैं, क्या ये मेरा वर्कर है, तो क्या उसकी डेवलपमेंट होगी, उसके काम किए जाएंगे, उसके कामों को जो है प्लान के अंदर प्रायोरिटाइज किया जाएगा? तो दिस इज पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। क्या लगता है आपको कालाकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? इसको देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा? यार आप जनता से पूछिए जा करके, एक ग्राउंड लेवल का सर्वे कीजिए। यहां जो पॉलिटिकल लीडर है वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट कर रहा है। जनता के बाहर में जनता की कोई फिक्र नहीं है। अरे पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो लोगों से प्रमोट होगी। बिल्कुल। एक अकेला लीडर जो है वो पार्टी नहीं बना सकता। आखिरी पैदान पर रहने वाला व्यक्ति जो है उससे पार्टियां बनती हैं और पार्टियां चलती हैं। लोगों का काफी ये कहना है कि ग्राम सभा होती है पंचायत के अंदर, जो काम वहां पर रखे जाते हैं, लेकिन जब वो प्लान बनकर आता है तो वो काम, उन कामों के नामो निशान नहीं होते जो काम वहां पर अवाम ने जाकर लिखवाए होते। देखिए गोरशी साहब, मैनिपुलेशन जो है किस जगह नहीं है, धांधली किस जगह नहीं है, मॉडिफाई कहां नहीं हो रहे हैं सिस्टम। इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज के युवा को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। जिन लोगों के अख्तियार में आज प्लानिंग है, आम जनता के हाथ में प्लानिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा हूं कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है यहाँ कालाकोट की आम गरीब मजलूम जनता। और उन नेताओं को, उन पॉलिटिकल फिशेज जो हैं, मैं कहना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से कि एक दिन आएगा ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन और जो पार्टी को प्रमोट करने का जो एक कल्चर है ये खत्म होगा। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कह के जा रहा हूं। और जो आपने प्रश्न यहां पे पूछा है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कौन लोग जो है जिम्मेदार हैं, तो आज के युवा को समझना पड़ेगा कि अगर ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लानी है तो सबसे पहले अपने आप को जगाना पड़ेगा, सेल्फ स्टैंड होना पड़ेगा। कबीर साहब, अक्सर हम भी देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए से कि अगर कोई भी काम आता है, या फिर कोई रोड आती है, या फिर कोई और प्लान का काम आता है, वहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की टिप्पणी शुरू हो जाती है। एक कहता है कि मैंने लाया, दूसरा कहता है मैंने लाया। चलो, जिसने भी लाया डेवलपमेंट होने चाहिए, हम उस चीज से हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक जगह पर काम लगाना, दूसरी जगह पर दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो है वो काम लगाते हैं, फिर उन दोनों कामों को बंद करवाया जाता है। एक दूसरे का काम बंद करवाता है, दूसरा पहले वाले का काम बंद करवाता है। क्या इस तरीके से कालाकोट आगे बढ़ पाएगा? देखिए गोरसी साहब, ये पॉलिटिकल स्टंट है और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये लोग जो है इस तरह का कल्चर बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे कालाकोट और सुंदरबनी के जो आम वोटर और आम नागरिक है, आम जनमानस है, उन लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी किसी को अपना मैंडेट दे करके या पावर दे के हमारी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं होती है। हमने कम से कम उन पॉलिटिकल पार्टी या उन लीडर्स को जिनको यहां से सत्ता थमाई है, उन लोगों से यहां ग्राउंड के ऊपर डेवलपमेंट भी करानी है और पाई पाई का हिसाब लेना है। कबीर साहब, कैसे डेवलपमेंट होगी? फ्लड आए हुए एक साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। काफी रोडें जो है वो बह कर नीचे चली गई है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो चाहे पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट हो, उनके कान तक जो नहीं रेंग रही, डिपार्टमेंट को तस से मस नहीं है। कई बार मैंने भी ग्राउंड रिपोर्ट की है, आपने भी देखी होगी, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो। कैसे डेवलपमेंट होगी कालाकोट के अंदर? देखिए जिस तरह रोड गवर्नमेंट ने बनाए थे उन्हीं को नहीं रिपेयर किया जा रहा।
देखिए, जिस तरह से आपने ब्यूरोक्रेसी की रफ्तार को या काम करने का जो उनका कल्चर है, उसके रिगार्डिंग आपने प्रश्न जो पूछा है, तो मैं कहना चाहता हूं, हमारे काला कोर्ट के अंदर काबिल ऑफिसर भी हैं, मैं तारीफ करूंगा, बिल्कुल है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बेलगाम ब्यूरोक्रेट्स भी हैं सिस्टम के अंदर, कुछ ब्लैक शिप्स हैं जो आम जनता का भला नहीं चाहते हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के शिकार हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें अवाम ने क्या कमाया, अवाम को काम चाहिए, अवाम ने वोट दिया, यहाँ पर एमएलए साहब बना दिए, लेकिन अब उन ऑफिसरों की वजह से अवाम को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के हमारी ब्यूरोक्रेसी हो या यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, ये नेक्सस है। आप क्या समझते हैं ये जनता बेवकूफ है? क्या मैं नहीं जानता? क्या आप नहीं जानते हैं? या इस कैमरे के पीछे जो लोग हैं क्या वो नहीं जानते हैं? दिस इज टोटली पॉलिटिकल स्टंट। ये नेक्सस है। क्या ब्यूरोक्रेसी है या पॉलिटिकल पार्टीज हो? कालाकोट के अंदर अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसी पंचायत है जो सन 47 की जिंदगी जी रहे हैं। कई बार हम देखते हैं ट्रांसफार्मर अपने कंधे पे उठाया हुआ है। पानी की अगर बात करें तो हमारी माएं बहनें जो हैं पानी लाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं। कोट काबू चिरिंगल का इलाका, मैंने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की, लोगों को पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। त्रेड़ू के अंदर लोगों को पानी की समस्या है। कुरलिया के बाजी मोड़ के इलाका में पानी की समस्या है। लेकिन ये समस्या का हल कब तक होगा? ये लोग पिछले 70 साल से आज तक जूझते आ रहे हैं। ना ही मोटरें हैं, अगर पाइपें बिछाई तो वो स्कीमें डेड हो गई। देखिए गोरशी साहब, मैंने डे वन से एक बात कही थी, चाहे आपको भी याद होगा, आपने मैनी टाइम्स जो है मुझे कवर किया है। मैंने यही पहली बार कहा कि हर डिपार्टमेंट्स को अपना हर एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीशन के बाद एक रिपोर्ट कार्ड पेश करना है। आप मुझे बताइए, किसी डिपार्टमेंट ने आज तक रिपोर्ट कार्ड पेश किया कि मैंने कहा, किस हद तक, किस एरिया, किस रीजन को कवर किया है, किस स्कीम को कहां तक इंप्लीमेंट किया है? क्या कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक किसी ने दिखाए है? तो आज जरूरत है कि सबसे पहले उन एरिया को फाइंड आउट किया जाए, ऐसे एरिया को प्रपोज किया जाए जो एरिया पिछले 80 साल से बेसिक्स जो फैसिलिटीज हैं, बेसिक जो कंसर्न है लोगों के, उनसे मारूम है। ऐसे एरियाज को और क्षेत्र को सबसे पहले फाइंड आउट करना है, उनकी निशानदेही करनी है, प्रपोज करके उन एरियाज को स्कीम्स के अंदर इंक्लूड करना है। जैसे आपने चिरिंगल की बात की, मैं गया हूं। अरे आज उस वहां के लोगों की जीवन व्यथा को अगर हम देखें, रोना आता है। उसके बाद आप देख लें जाटा से सोनचल वाली, जो मैंने 100 टाइम्स उसके ऊपर अपनी अनेकों वीडियो लाइव सेशन चलाए। पनोटी से लेकर सड्डा मंडी कितना 20 किलोमीटर का क्षेत्र है जहां कोई रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। उसके बाद मंगलोट से लेकर कंट्रोल मिडिल स्कूल तक आप देखिए कितना, दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच की ये बाउंड्री लाइन के बीच का एरिया है, जहां कम से कम 30 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। क्या रोड कनेक्टिविटी है? बरसों मंगलोर से ऊपर आप बरसों के आगे जावेद साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, जहां कम से कम 50,000 के करीब पॉपुलेशन है, लेकिन कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं। पनोटी से लेकर सड्डा मंडी मैंने कहा, जिसमें गड्डल भी है, चरोटा भी है, उसके बाद अंगारी है, उसके बाद सोनचल है। इन एरियाज की लड़ाई अगर मैं और आप पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं, चिरिंगल में आप देखिए। उसके बाद अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी 20 किलोमीटर लोग पैदल अपने मरीज को, अपनी जो प्रेग्नेंट लेडीज बहनें हैं, उनको उठा के कंधे पे ले जाते हैं। आज भी 4 ऐसे गांव हैं जिनके पिछले एक हफ्ते में आपने ट्रांसफार्मर्स की रिपोर्ट कवर की है। ये है डिजिटल इंडिया। मैं आपको इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये है विश्व गुरु। इसलिए आज से ये इस कालाकोट को सुंदर बने की जनता का खादिम ये प्रण करता है आपके मंच के माध्यम से। आने वाले वक्त में हालात जरूर बदलेंगे और जो नेग्लेक्टेड एरियाज हैं, उन एरियाज को जो है डिफरेंट स्कीम्स के अंदर प्रपोज किया जाएगा।
वादा करके जाता हूं आपसे। क्या कबीर अहमद कसाना आप अवाम के बीच में रहेंगे, जहां पर अवाम को जरूरत होगी कबीर अहमद कसाना वहां पर खड़े होंगे? देखिए, जहां इनजस्टिस होगा, जहां मजलूमियत होगी, वहां हमारा हर बच्चा बच्चा, हर मेरा सिपाही, हर नौजवान आपको वहां खड़ा मिलेगा, एक कबीर अहमद कसाना नहीं मिलेगा, मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ कबीर अहमद कसाना, जो कि कंटेस्टेड एमएलए इलेक्शन कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, और इन्होंने सोशल एक्टिविस्ट में काफी वक्त दिया है और सोशल एक्टिविज्म छोड़कर अब ये पॉलिटिक्स में आए हैं। कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन उसके बाद ये कुछ वक्त गायब हुए। वो हमने इनसे सवाल किया और इन्होंने तफसील में जवाब दिया। अब इनका ये कहना है कि आज से हम अवाम के बीच में हैं, अगर अवाम को कहीं पर भी परेशानी आती है तो जरूर कबीर अहमद कसाना को याद कीजिएगा। कबीर अहमद कसाना आपके दुख में जरूर शरीक होगा। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।